Okay, so let's start our session. So yesterday we did some before the yesterday, right? Day before the yesterday. So basically we had some prism things, right? Prism के ऊपर की कहानी हम पढ़ रहे थे. Prism के अंदर हमने dispersion of light पढ़ा था और dispersion of light के अंदर हमने ये देखा था कि लाइट जब व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म से टकराती है तो उसका 7 कलर्स के अंदर स्प्लिटिंग हो जाता है, जिसको हमने एक बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ पढ़ा था. एक व्हाइट लाइट के ट्रक के साथ, जो कि एक गोलू प्रसाद था, वो 7 गाड़ियों को चुराना चाहता था. ठीक है, तो रेड कलर की थी वो फेरारी थी, जो कि सबसे फास्ट भागती है, यानी कि लिस्ट डेविएशन होता है. और वायलेट वाली जो थी वो फंटी थी, यानी कि उसका मैक्सिमम डेविएशन होता है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है. ठीक है, हाँ सर, ये चीज भी पता थी. उसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये चीज भी डिनोटेशन किया था उसका कि वेवलेंथ बढ़ती जाती है विबग्योर से जाने पे. ठीक है, तो वायलेट की वेवलेंथ अराउंड 400 नैनोमीटर होती है और रेड कलर की 700 नैनोमीटर होती है. स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो बेटा रेड कलर फेरारी है तो ऑब्वियस है कि उसकी तरफ ही स्पीड ज्यादा होगी. तो वायलेट फंटी से आप फेरारी जाते हो तो स्पीड भी बढ़ती है. फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यानी कि खरीदार होते हैं, यानी कि रेड कलर के खरीदार कम है, फंटी के ज्यादा है, तो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, रेड कलर की कम होती है. और अगर हम डेविएशन देखें तो डेविएशन भी उसी तरह से होता है. रेड कलर का लिस्ट डेविएशन होता है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है और वायलेट की स्पीड कम होती है. ठीक है, ये चीज भी हमने देखी हुई थी. इसके बाद एक टॉपिक बचता है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म. ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म अगर हमें पढ़ना हो बेटा तो हमें क्या सीखना है, तो यहाँ पे बेसिक से मैं आपको समझा देता हूँ कि रिफ्रैक्शन किस हिसाब से होता है, और उसी हिसाब से फिर अगर आप देखोगे अपने आप में तो एनसीईआरटी में यही डायग्राम आपको मिलेगा. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से टकराती है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना है अपने को. ठीक है, क्या बनाना है बच्चे यहाँ पे? नॉर्मल. और नॉर्मल से लाइट यहाँ पे जाएगी. ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है. तो प्रिज्म एक डेंसर मीडियम हुआ तो लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी. ठीक है, अगेन यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेना है. हाँ सर, हमको रिफ्रैक्शन सीखना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म सीखना है. क्या सीखना है बच्चों? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. और जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म सीखना चाहते हैं तो बेटा किस हिसाब से होता है? बहुत बार देखा है कि डायग्राम अपने बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से नहीं बनाते. ठीक है, और उसी के अंदर मार्क्स ज्यादा से ज्यादा जाते हैं. एक बार देख लो, ऑब्वियस है कि एक्चुअल पाथ में जब लाइट को जाना था तो वो कहाँ पे जाना था, तो अज्यूम दैट कि ये मेरा एक व्हाइट लाइट था, व्हाइट लाइट को जाना इस पाथ पे था, this one, right? But the medium is denser and due to this denser medium light अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई बच्चों? डेविएट हो गई. ठीक है, और जब ये लाइट अपने आप पाथ से डेविएट हुई है तो ऑब्वियस है कि कोई मीडियम में डेंसिटी चेंज हुई होगी. तो लाइट पहले जा रही है रेरर से डेंसर एंड देन आफ्टर हमने ये देखा कि लाइट जो है वो डेंसर से रेरर जा रही है. कहां पे जा रही है बच्चों? डेंसर से रेरर. तो अगर मेरे को यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि सर जब रेरर से डेंसर जाती है तो लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल करती है, एंड दैट्स व्हाई आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉर्मल नंबर 1, जो कि अपनी लाइट है इंसिडेंट रे, वो किससे बेटा डेविएट हुई है और किसके तरफ डेविएट हुई है? नॉर्मल की तरफ. ठीक है, सो व्हेन द लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, and when the light is travel from denser to rarer it moves away from the normal. So you can see over here, यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल नंबर 2 है और ये व्हाइट लाइट अगर यहाँ से जाएगी बच्चा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. कहां पे जाएगी? अवे फ्रॉम द. अगर ये इस तरफ जाती तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर मान लो इस तरफ जाती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो कौन से वाले केस की तरफ जाएगी? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाले की तरफ. ठीक है, ऐसे. हाँ सर, बात तो सही है. अगर मैं यहाँ पे एक और चीज को डिनोट करूं बच्चों कि ये लाइट इस तरह से बाहर निकल रही है, और अगर मान लो आप यहाँ पे देखते तो क्या होता? अगर आप यहाँ पे देखते बच्चा तो यहाँ से लाइट इस तरफ दिखाई देती. यस और नो? पीछे की तरफ. हाँ सर, तो यहाँ पे अपने पास एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में इसका एक डेरिवेशन आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस साइन थीटा बाई 2 करके. ठीक है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, 10th में उसका कोई डेरिवेशन नहीं है. लेकिन यहाँ पे अपने को याद रखना है कि यहाँ पे एक होता है डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. क्या बोलते हैं बच्चा? एंगल ऑफ डेविएशन. कई बार बोर्ड्स के अंदर बच्चों ये थियरी 2 या 3 मार्क से अंदर पूछी जाती है. ठीक है, तो ये थियरी बहुत सिंपल है, अपने को सिर्फ रिफ्रैक्शन दिखाना है कि प्रिज्म के अंदर से रिफ्रैक्शन किस हिसाब से होता है. ये होता है अपना एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम ए कहते हैं. यहाँ पे नॉर्मल के साथ एक इंसिडेंट रे जो है वो एंगल बना रही है, जिसको हम कहते हैं बेटा
इंसिडेंट एंगल, क्या कहते हैं बच्चों, इंसिडेंट एंगल। देन आफ्टर बच्चा यहाँ पे भी हमारे पास एक एंगल बन रहा है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या कहता है बच्चा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया सर। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल बने बच्चा, यहाँ पे एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, हाँ या ना। तो 4 एंगल आया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of refraction is angle of prism and this is it's equals to the angle of deviation। deviation को d भी लिख सकते हैं या तो आप इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई, जल्दी से थम्स अप करिए बच्चों। तो ये होता है बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। किसके बेटा, प्रिज्म से जब लाइट जाती है तो 7 कलर के अंदर स्प्लिट होती है, याद रखना, क्योंकि 7 कलर्स में स्प्लिट होने के लिए हमें एक एंगल ऑफ प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और अगर मेरे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ऐसा तो प्रिज्म में क्या है जिसकी वजह से व्हाइट लाइट जब जाती है तब 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती है। ऐसा तो क्या नहीं है जहां पे प्रिज्म के अंदर लाइट जाने पे 7 कलर दिखते नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर जाती है तो ही तो क्यों 7 कलर के अंदर स्प्लिट होती है, अगर व्हाइट लाइट स्लेब के अंदर जाती है तो क्यों स्प्लिट नहीं होती 7 कलर्स के अंदर। तो याद रखना है बच्चों के जब भी कोई स्प्लिटिंग होती है तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एक एंगल ऑफ प्रिज्म की। एंगल ऑफ प्रिज्म दो सरफेस के बीच में बनता है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितनी सरफेसेस के बीच में बनता है, दो प्रिज्म, दो सरफेसेस के बीच में। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, हाँ सर। तो ये स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि अगर लाइट यहां से जाएगी तो कोई भी डिस्पर्जन नहीं होगा, लेकिन अगर लाइट यहां से जाएगी तो बेटा डिस्पर्जन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज डिनोटेड बाय ए। उसके बाद बेटा हमने देखा था विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म भी देखा था, और ये थियरी पूरी आपको याद रखनी है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। ओके, उसके बाद बेटा हमारे पास एक भाई साहब आए जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। ये चाचा ये बता के गए, प्रिज्म भी हालांकि उसी की ही एक बोलते हैं ना कि फाउंड किया था किसने, तो कि भाई फाउंड किया था न्यूटन ने, बट ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ह्यूजेंस करके जिस साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर काफी सारी चीजें बताई हुई है। तो ह्यूजेंस ने ही बेटा क्या किया था, स्फेरिकल मिरर्स, लेंसेज और प्रिज्म के ऊपर काम किया था। ठीक है, और उसी के चलते हुए हमारे पास न्यूटन भाई साहब, एट दैट टाइम न्यूटन चेयरमैन था रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस का, तो जितनी भी थियरी उसको ऐसी लगती थी कि ये थियरी मेरी थियरी को रॉन्ग करेगी, उसको वो बेटा क्या कहते थे कि ये थियरी नहीं चलेगी। ठीक है, और उसी के बाद साहब पॉलिटिक्स के अंदर हम नहीं पढ़ते, हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स की। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास एक प्रिज्म था तो ऑब्वियस है कि बच्चा ये कितने कलर के अंदर स्प्लिट होगा, 7 कलर के अंदर स्प्लिट होगा। लेकिन व्हाट इफ कि यहाँ पे मैं एक उल्टा प्रिज्म लिख दूं, अगर यहाँ पे एक उल्टा प्रिज्म आ जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये ए बी सी और ये आ जाएगा आपका ए डैश बी डैश और सी डैश। तो न्यूटन को ये जानना था कि अगर मेरे पास एक प्रिज्म है और उसमें से जब व्हाइट लाइट जाती है तो उसके 7 कलर्स मिलते हैं, लेकिन अगर मैं उसके सामने एक दूसरा प्रिज्म रख दूं तो मुझे और 7 कलर्स मिलेंगे, यानी कि 7 7 49। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं। अगर मान लो एक का मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये व्हाइट लाइट, ठीक है, 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हुई। ओके, अगर मैंने उसके सामने एक प्रिज्म रख दिया तो क्या होगा, पहले सीधा ही प्रिज्म रखा था तो क्या हो रहा था, ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी 7 कलर ही दिखाई देंगे क्योंकि वहां से भी व्हाइट लाइट तो जा ही रही है। हाँ सर। तो न्यूटन ने ऐसा सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो विबग्योर बन रहा है, मैं रेड कलर को पहले इसके अंदर जाने दूं तो रेड कलर के और 7 कलर्स मिलते हैं, फिर वायलेट के और 7 कलर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसको एक अलग ही चीज रिक्वायर दिखी, मतलब तो क्या दिखा उसको, तो उसको ये दिखा कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रिज्म को सीधा रखने पे और दूसरे प्रिज्म को भी उसके साथ में रखने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, 7 कलर्स के 7 कलर्स मिल रहे थे। एक चीज याद रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि जो व्हाइट लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्बडा, वो होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। इसमें सिर्फ 7 कलर्स नहीं होते, ठीक है, इसके अंदर मोर देन 300 कलर्स है। ठीक है, बट मेनली हम विबग्योर लिखते हैं, ठीक है, उसके ही फिर शेड्स होते हैं। ठीक है, लड़कियों को ज्यादा पता होगा शेड्स ऑफ कलर के बारे में, लड़के यहाँ पे ना जाने क्योंकि हमारी गंदी चॉइस होती है कलर के ऊपर। ठीक है, 400 नैनोमीटर से लेके
700 नैनोमीटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 401 की भी कलर की वेवलेंथ होती है, 402 की भी होती है, 403 की भी होती है, 404 की भी होती है। बट ये क्या है कि जैसे कि मान लो रेड कलर है, तो रेड कलर के अलग अलग शेड्स के अंदर अलग अलग वेवलेंथ चेंज होती है। तो सिर्फ 7 कलर्स नहीं होते भाई साहब, ये तो मोर देन 300 कलर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन हम मेनली 7 कलर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे उसको क्या मिला कि जब सातों कलर दूसरे वाले प्रिज्म में गए, तो एक वापस से कंबाइन होके व्हाइट लाइट मिल गई। उसको लगा कि ये भाई साहब ये क्या हुआ। So Newton was the first to obtain the visible spectrum of the sunlight when passing the sunlight through a glass prism. He tried to split further the colors of sunlight using the another similar glass prism, but he could not get any more colors because see you can see over here seven colors जो हो गए वो वहां पे white light मिल गए. Newton then passed the beam of sunlight and dispersed by the glass prism ABC through the another identical glass prism A dash B dash or C dash. और हमने यहाँ पे दूसरा एक प्रिज्म रख दिया, यू कैन सी इन दिस फिगर एज वेल, एंड दिस प्रिज्म वाज हेल्ड अलोंग द साइड द फर्स्ट प्रिज्म ऑफ एबीसी, राइट, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, like he found a beam of white light emerging from the other face of the prism A dash B dash and C dash, and that's why यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट उसको थोड़ा अलग लिखा। तो इसको हम लिखते बेटा क्या, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, 7 के 7 कलर्स वापस से रिकंबाइन हो गए। एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, थोड़ी एडवांस है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं बच्चा, एंगुलर डिस्पर्जन, कुछ एंगल से डिस्पर्स होना। और ये जब एंगुलर डिस्पर्जन होता है तब हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, व्हाइट लाइट आ जाती है वापस से। तो न्यूटन एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन बाय सेइंग दैट व्हेन द फर्स्ट प्रिज्म डिस्पर्सेस व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स, द सेकंड प्रिज्म रिसीव्स these 7 colors and recombines them into the original white light. This happens because the angular dispersion produced by the secondary prism A dash, B dash and C dash, यानी कि इसका जो डेविएशन है या तो इसका जो डिस्पर्जन है इसका उल्टा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और अपना जो आंसर आता है वो आता है व्हाइट लाइट। आई होप ये क्लियर है बच्चों, यस और नो? जल्दी से मुझे थम्स अप दे दीजिए बच्चों, यानी कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं सेशन को, तो हम थोड़ा सेशन 4 की तरफ चले। गिव मी द कंफर्मेशन गाइस। विसम किड्स रेज योर हैंड। बच्चा आपको कोई भी डाउट्स है तो वो हम आफ्टर द 40 मिनट्स रखते हैं, ठीक है? कंफर्म हो गया है तो जस्ट मुझे, हाँ ओके डन। चलिए बच्चों, नाउ हॉस्टलर्स एंड यस वर्धन सी, क्या ये टॉपिक क्लियर है ना बच्चा? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए बच्चों, रिकॉम्बिनेशन ही और कुछ नहीं है, ठीक है? ओके चलिए, अब बात आती है बेटा किसकी, रेनबो की। तो जैसे कि हमने ये समझा, पहले तो क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर ये देख लेते हैं। तो ये हमारा सेशन 4 है और उसके ऊपर हमें क्या सीखना है, तो पहले आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि रेनबो किस हिसाब से बनता है। देन आफ्टर हम रिफ्रैक्शन की ही एक क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड देन आफ्टर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कुछ ऐसे फिनोमिना है जो हम आसपास में देखते हैं, जैसे कि स्टार सिम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है? ये सारी चीज हम देखने वाले हैं आज। ओके चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? तो एज वी नो दैट कि जब रेनी सीजन होती है, ठीक है, तो जब बारिश होती है तो उसके अंदर जो ड्रॉप्स होते हैं ना, ठीक है, वो वाटर के होते हैं, राइट? ओ सर हमें तो पता ही नहीं था, हमको तो लगता था कि एप्पल जूस होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है, थैंक यू मत बोलना। चलिए, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। आफ्टर द रेन शावर व्हाट हैपन, कि जो पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, वो हवा में सस्टेन करते हैं, और हम उसको बोलते हैं ना कि थोड़ा ભેજવાળું વાતાવરણ જેને આપણે ગુજરાતીની અંદર યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ? સો ઇટ્સ લાઈક અ યુ નો दिस नेचर इट्स बिकम्स दी मॉइस्चरस, एंड जब ये मॉइस्चरस बन जाता है यानी कि भेज वाला वातावरण जब हो जाता है, देन आफ्टर यहाँ पे रेनबोज दिखते हैं। तो मॉइस्चर एयर में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट सस्टेन करते एक लेयर के ऊपर। A rainbow is the natural spectrum appearing in the sky after the rain shower. It is caused by the dispersion of the sunlight by the tiny water droplets. And here, the water droplets acts like the small prism. यहाँ पे जो water droplets होती है, ठीक है, ये मैंने जो मोदक जैसा बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये water droplets है, and this water droplets acts like the small prism. Okay, sir. Now what happened कि ये जब 7 colors यहाँ पे split होते हैं,
इनिशियली तो वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, व्हाइट कलर की लाइट होती है, ठीक है। जब ये व्हाइट कलर की लाइट अंदर जाती है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये रेयरर है और ये डेंसर है। तो जैसे ही अंदर गई बेटा, यहाँ पे हो जाता है डिस्पर्जन, और यहाँ पे हमारे पास एक होता है नॉर्मल। ओके, पहला कलर यहाँ पे जो जाता है बेटा, ठीक है, वो होता है फेरारी। क्या होता है बेटा? फेरारी। और फेरारी क्या है भाई? रेड कलर की कार है। हाँ या ना? हाँ, तो रेड जाएगा सबसे फास्ट, एंड देन आफ्टर नीचे सबसे होगा वायलेट। क्या होगा? वायलेट, ऐसे। हाँ सर, ये चीज समझ में आ गई। रेड कलर ऊपर है, वायलेट नीचे है। कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? ऑब्वियस वायलेट। यस और नो? हाँ सर। एंड देन आफ्टर हमने ये देखा कि सबसे फास्ट स्पीड तो सर रेड की होती है। हाँ सर, बात तो सही है। तो रेड कलर यहां से सबसे पहले निकलेगा, और धीरे धीरे उसके पीछे 7 से 7 कलर्स उसके पीछे आएंगे, और यहाँ पे होगा वॉलेट कलर। एंड देन आफ्टर बच्चा यहाँ पे हमें दिखता है रेनबो। रेनबो तो बहुत सिंपल है सर, कि प्रिज्म की तरह ही यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहले तो जब रेनबो बनता है तो रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वायलेट कलर सबसे नीचे होता है। द रीजन इज व्हाट, कि रेड कलर सबसे बाहर निकल रहा है। जब रेड कलर बाहर निकल रहा है तब वायलेट अभी पहुंचा भी नहीं है सरफेस के ऊपर, ठीक है, यानी कि वायलेट की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। एंड वी नो दैट कि बच्चा यहाँ पे जो वायलेट कलर होता है हमारी आंख से इतना ज्यादा सेंसिटेबल नहीं होता है। ये अभी हम देखेंगे जब हम वाइस स्काईज अपीयर ब्लू वहां पे पढ़ेंगे हम रेले स्कैटरिंग, ठीक है, तब हम बताएंगे। A rainbow is a natural spectrum of appearing in the sky, and a rainbow is always formed in the direction of opposite that of the sun. ये याद रखना। अगर सन यहाँ पे है बच्चों, ठीक है, अगर सन यहाँ पे है तो सन की अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है बच्चों? रेनबो होता है। सन की सेम डायरेक्शन में नहीं होता। अगर सन को देखोगे या रेनबो को देखोगे, क्योंकि सन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है तो रेनबो के कलर्स तो दिखते ही नहीं है। हाँ या ना? हाँ सर, बात बात तो पक्की है। Now, the water droplets acts like the small prism. During and or after the shower, a large number of tiny water droplets remain suspended in air. They acts like the small prism. The sunlight falling on a droplets is reacted and dispersed on the passing through them. और यहाँ पे क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरती है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, ये भाई साहब ने क्या कर दिया, यहाँ पे सातों कलर को स्प्लिट कर दिया। ये होता है रेनबो का फॉर्मेशन। एक और चीज होती है, ठीक है, इसके अंदर ही मैं आपको दिखा देता हूं, कि अगर मान लो व्हाइट लाइट यहां से गई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे क्या क्या होगा वो चीज आपको बतानी है मेरे को, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे जो होती है, इसका ऑर्डर याद रख लो, इसका ऑर्डर याद रख लो। पहले होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ये याद रखने जैसी चीज है, अपनी एनसीईआरटी में लिख देना पेंसिल से। जब लाइट जाती है बेटा, ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक मीडियम चेंज हुआ है, और जैसे ही मीडियम चेंज हुआ है तो पहला हुआ रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। दूसरा, जब लाइट स्प्लिट हो गई, ठीक है, लाइट क्या हो गई बेटा? स्प्लिट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया डिस्पर्जन। क्या हुआ? डिस्पर्जन। पहले रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, देन आफ्टर 7 कलर में स्प्लिट हुआ, यानी कि डिस्पर्जन, एंड देन आफ्टर ये सातों के सातों कलर वापस से वहां से रिफ्लेक्ट हो गए। और इस रिफ्लेक्शन के पीछे फिजिक्स की एक बहुत बड़ी टर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे बनते हैं क्रिटिकल एंगल्स, और जब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल्स बनते हैं तब यहाँ पे हो जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाता है बच्चा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा एंगल जहां पे लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए, उस वाले एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तीसरे नंबर पे, और देन आफ्टर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, और जब ये लाइट बाहर आ रही थी तो अगेन उसको एक दूसरा मीडियम मिला। क्या? वाटर ड्रॉप से बाहर आना। पहले लाइट जा रही थी बाहर से वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, एंड देन आफ्टर वाटर ड्रॉपलेट से एयर में आ रहे, यानी कि सर मीडियम चेंज हो रहा है, अगेन रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि 2 बार रिफ्रैक्शन, एक बार डिस्पर्जन, और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, टोटल को छेड़ा नहीं है, तो हम भी उसको अभी याद नहीं रखेंगे। सातों के सातों कलर क्या हो जाएंगे? इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? ये 4 चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। क्या ये क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? जस्ट गिव मी द थम्स अप गाइस। यस और नो? यस, ओके, चलिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझने के लिए ये मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ते, हम सिंपली अपने क्लास 5th की फिजिक्स को देखते हैं। तो क्लास 5th की फिजिक्स के अंदर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के अंदर हमको लोअर क्लासेस के अंदर ये पढ़ाया जाता था
कि जो अर्थ है उस अर्थ में कोर, क्रस्ट, मेंटल ये सब है, बट उसके बियॉन्ड भी हमारे पास कुछ लेयर्स है। और ये लेयर्स किसके बच्चों? एटमॉस्फियर के हैं। किसके हैं? एटमॉस्फियर के लेयर्स है। हाँ सर। और इस एटमॉस्फियर के नाम पे मेरे टीचर ने मुझे बताया था बहुत सारे लेयर्स के बारे में, मुझे एक भी याद नहीं है, ठीक है, बट मेरे को रेंडमली याद है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, लिथोस्फियर, ये सारी चीजें होती है। तो जब क्या होता है कि ये सारे जो लेयर्स है उसकी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होती है। क्या होती है? अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज दे ऑल आर कंपेयर टू द डेंसर मीडियम्स। जैसे कि ये नीचे वाला होगा वो सबसे डेंसर होगा, ऊपर वाला जो होगा वो सबसे रेयर होगा। तो होता ये है कि जब लाइट ये मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में जाती है तो कंटिन्यूअसली बेंड होती जाती है। जैसे कि ये आ गई रेयर से डेंसर, देन आफ्टर वापस से डेंसर से ये डेंसर, यानी कि ये लाइट कहीं यहाँ पे निकलेगी। तो ये कंटिन्यूअस जो बेंडिंग होता है उसी की वजह से बेटा हमें क्या दिखता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ द रिफ्रैक्शन इज हैपन एंड दिस रिफ्रैक्शन इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना होता, ठीक है, तो हमारे पास ये भी रिफ्रैक्शन ना होता, ठीक है। Atmospheric refraction is the phenomenon of bending of light on passing through the Earth's atmosphere. As we move above the surface of the Earth, the density of air goes on decreasing. ठीक है, यहाँ पे अपने को ये चीज पता होती है कि जब हम माउंटेन चढ़ते हैं, कहाँ पे चढ़ते हैं बच्चों? माउंटेन के ऊपर। तो माउंटेन की हाइट के ऊपर ऑक्सीजन लेयर ज्यादा होता है या कम होता है? बताओ जल्दी से। चलो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि जो डेंसर मीडियम से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो रेरर, तो हवा पतली होगी या रेरर होगी? ऑक्सीजन लेयर लो होगा कि कम होगा? यस, आंसर इज लेस। आंसर इज लेस। व्हाई? बिकॉज सर डेंसिटी घटती जाती है। तो ऊपर वाला सबसे रेयर होगा तो नीचे वाला सबसे क्या होगा? डेंसर होगा। हाँ सर। Atmospheric refraction is the phenomenon of bending of light when the light passing through the atmosphere. As we move above the surface of the earth, the density of air goes on decreasing. Therefore, upper layers of the earth atmosphere are rarer compared to the lower layers of the atmosphere. Further, the local conditions are also happen over here. जैसे कि temperature इसको variation कर सकता है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको वेरी कर सकती है। तो ये कंटिन्यूअसली वेरिएशन होता है। टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं रहता। आज ठंडी लग रही है तो कल बेटा गर्मी भी होगी, कल बारिश भी आ सकती है। तो लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स एंड एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर passes from rarer to denser layers. Therefore suffers the multiple refraction. आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन सॉरी। सो बिफोर द रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ सम ऑफ द फेनोमेना बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये काम की चीज है। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? कुछ इसके इंपॉर्टेंट फेनोमेनाज होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट फेनोमेनास क्या क्या है उसको देखना है। चलिए तो देख लेते हैं जल्दी से। तो पहली चीज हम ये देखते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिखते, वो अपने को दिखते हैं कहीं दूर। तारों का ट्विंकलिंग करना, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इट्स आल्सो हैपन। एंड द थर्ड वन इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज होता है और डिलेड सनसेट होता है। इन तीनों चीज को हम एक बार बारी बारी से पढ़ते हैं। एग्जाम के अंदर तीनों में से कोई एक आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज देखते हैं, स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। तो होता ये है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे सारे एटमॉस्फेयर के लेयर है। यहाँ पे सारे क्या है? एटमॉस्फेयर के लेयर। मान लो यहां से कोई स्टार जो है वो दूर होता है। देखो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कोई भी स्टार है नहीं। हमारी सोलर सिस्टम से करोड़ों ये लाइट ईयर्स दूर एक कुपियर बेल्ट के पीछे होते हैं स्टार्स। हमारी सोलर सिस्टम में स्टार नहीं होते। अगर होते तो अर्थ बेटा ऐसे तबाह हो जाती, क्योंकि एक स्टार को तो हम झेल ही रहे, ठीक है, सन को, ठीक है। और अगर बेटा और ज्यादा स्टार होते तो गर्मी और ज्यादा बढ़ती, शायद से लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाती। और अगर होती भी लाइफ, फिर भी ये स्टार जो होते हैं वो हमारी तरह जन्म भी लेते हैं, हमारी तरफ डेड भी होते हैं। तो जब स्टार डेड होते हैं तो एक बड़ा सा धमाका करते हैं, ठीक है, इट्स एक्सप्लोर। एंड देन आफ्टर दो चीज होती है, एक होता है सुपरनोवा और एक होता है बच्चा क्या? ब्लैक होल। और व्हाइट स्टार होता है तो न्यूट्रॉन स्टार, और वो सब की कहानी होती है जो हम एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ाते हैं। तो स्टार सिम्स हायर देन द एक्चुअली आर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो रहा है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि मान लो ये स्टार यहाँ पे है और इससे जो लाइट आ रही है बेटा वो ऐसे आ रही है। हाँ या ना? हाँ। ये मीडियम से ये मीडियम डेंसर है, यानी कि जो लाइट होगी वो क्या करेगी? थोड़ी बेंड करेगी। जाना इसको ये पाथ पे था लेकिन बेंड कर गई। हाँ सर, इससे भी ये लाइट डेंसर है। हाँ, तो ये और ज्यादा
करेगी बेटा बेंड, हाँ सर, एंड देन आफ्टर फाइनली यहाँ पे जो कोई होगा उसके आंख पे पहुंचेगी। अगर ये यहाँ से देखेगा तो ये जो लाइट है वो कहीं यहाँ पे पहुंची होगी, यानी कि ये स्टार यहाँ पे देखेगा, एक्चुअल यहाँ पे है लेकिन अपीयर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्स आर independent sources of light is situated very far away from the earth, and light from a star travel first in vacuum and then enters in the earth's atmosphere as the optical density of the air is increases। तो जब बेटा लाइट नीचे की तरफ आ रही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है नीचे आते वक्त, तो जब ये डेंसिटी बढ़ती जाती है बेटा, therefore the light from the stars travels from rarer to denser layer, bending every time towards the normal। और यहाँ पे क्या होता है, इसी तरह बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा एक भोलू प्रसाद है जो कि बेटा क्या कर रहे हैं, मीडियम 1 है, 2 है और 3 है। एक्चुअल में स्टार बेटा यहाँ पे है, सॉरी ये स्टार यहाँ पे व्हाइट वाला, यहाँ से कंटिन्यूअस बेंडिंग होते 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 इसके आंख में फाइनली यहाँ पे जा रहा है, तो इसको स्टार जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। इसी को बेटा हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या होता है बेटा, ये तो देखो स्टार्स अपनी एक्चुअल पोजिशन से दूर है, हाँ सर ये तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस हैपन होता है, इसीलिए स्टार कभी यहाँ पे दिखेगा, कभी यहाँ पे दिखेगा, कभी यहाँ पे दिखेगा। और ये हमारे से दूर है तो ये अप्रोक्स डिस्टेंस हट जाता है और अपने को लगता है कि ये स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई विच यू व्हाट यू आर, व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर देखा हुआ। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर thus seen as extended sources। ये चीज याद रखना। प्लानेट क्यों ट्विंकल नहीं करते, क्योंकि भाई साहब और से अगर कोई प्लानेट को देखेंगे तो भाई साहब ये हमारे से बहुत नजदीक है, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो हमारे से बहुत दूर है, बहुत करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होते हैं, ठीक है। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ आर सीन दैट्स द एक्सटेंडेड सोर्सेज। और प्लैनेट जो है बेटा वो सोर्सेज नहीं है लाइट के, अर्थ में से खुद से लाइट नहीं निकल रही है। इफ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, अगर मान लो मैं कोई एक प्लैनेट है, जुपिटर है, इस जुपिटर के अंदर मैं बहुत सारे स्टार्स को भर देता हूं, तो लेट्स कंसीडर दैट द प्लैनेट इज अ कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। मान लो जुपिटर से बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या भरे हुए, स्टार भरे हुए। द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट टू बी जीरो। तो होता यह है बच्चों कि यहाँ पे जो लाइट आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे जो लाइट थी, इसको इसने लाइट दी, इसको इसने लाइट दी, तो एक्चुअल में ये लाइट यहाँ पे आई तो एक लाइट दूसरी यहाँ पे आएगी, दूसरे एक दूसरे को ये क्या कर देती है बेटा, कैंसल आउट कर देती है। क्या कर देती है? कैंसल आउट कर देती है। और उसी की वजह से यहाँ पे अपने को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मतलब सॉरी प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल करते नहीं दिखते। अज्यूम करो आप कि हमारे रूम में मैं एक 1000 सॉरी 110 या तो 100 एलईडीज लगा देता हूँ, एक रूम में 110 या तो 100 जितनी एलईडी लगा देता हूँ, हाँ सर, एक साथ सभी एलईडी को स्टार्ट किया, हाँ सर। तो जब बेटा एक साथ सभी एलईडी को स्टार्ट किया और बीच में मैं आपको बिठा दूं, तो क्या आप अपनी आंखें भी खोल पाओगे? आंसर इज नो, अपनी आंखें नहीं खोल पाओगे क्योंकि इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, कैसे खोल पाओगे? तो वो हम ऐसा मानते कि एवरेज आउट टू भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इट्स नलीफाइंग इट्स ट्विंकलिंग इफेक्ट। क्या होता है ये? नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट एंड दैट व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। भले माना कि जो प्लैनेट्स है वो एक्सटेंडेड सोर्स नहीं है, स्टार्स एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, लेट अस कंसीडर दैट, चलो मान भी लेते कि वो होते, फिर भी एक दूसरे के पॉइंट साइड उसको क्या कर देते, कैंसल आउट कर देते एंड ये इफेक्ट को वो नलीफाई कर देते। क्लियर हो गया बच्चों? इसलिए बेटा प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं होते, स्टार्स ट्विंकल होते हैं। और एक चीज ये भी याद रखना कि प्लैनेट्स हमारे से बहुत नजदीक है, स्टार हमारे से बहुत दूर होते हैं। क्लियर है? हाँ सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये भी कुछ इसी तरह होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखाऊं, चलिए चलिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखना, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। मान लो यहाँ पे खड़े रह के किसी को, आपको ये होरिजोन है, ये क्या है बेटा, हमारा होरिजोन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसको क्या देखना है, सनरेज देखना है। तो मान लो बेटा सन अभी अपनी एक्चुअल पोजीशन में है नहीं, सन सेटल है नीचे,
करीब करीब मान लो 5 बजे हो गए, यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या है बेटा, सन है। बट जब सन होरिजोन से ऊपर आने लगता है, ठीक है, लाइट तो हर एक डायरेक्शन में जाती है। मान लो लाइट यहाँ पे भी गई, लाइट यहाँ पे भी गई, और जैसे ही बेटा सन तो अभी भी नीचे ही है, सन अभी भी नीचे ही है, लाइट जा रही है यहाँ पे, और वी नो दैट कि ये रेयर से डेंसर जा रही है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। और अगर मैं इसके पीछे ही अपीयर करवाऊं तो बेटा ये सन जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सन की एक्चुअल पोजीशन है और ये सन की अपेरेंट पोजीशन है। और अगर ये अपेरेंट पोजीशन है, उसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सन तो नीचे ही है, लेकिन यहाँ पे हमने को एडवांसली ये दिख गया है कि सन ऊपर आ गया है। क्लियर हो गया? जल्दी से थम्स अप करिए बच्चों, हाँ या ना? अरे इजी है कि नहीं है? गिव मी थम्स अप गाइस। क्या कर रहे हो, सो तो नहीं रहे हो ना? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सन नीचे ही है, लेकिन भाई साहब क्या हो रहा है, लाइट ऊपर जा रही है, बेंड हो रही है, तो अपने को अपीयर हो रहा है ऊपर की तरफ, एज सेम एज इट इज होता है कहां पे, सनसेट की वक्त। तो सन मान लो सेट हो चुका है, देखो बच्चों सन भी सेट है, मतलब सन सेट हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लो सन सेट हो रहा है, ठीक है, तो हमें कोई जेलसी नहीं रखनी। अगर सन सेट हो गया नीचे की तरफ, तो हम क्या करते हैं कि यहां से एक लाइट जाएगी ऐसे, हाँ सर, सन लाइट तो हर एक डायरेक्शन में जाती है, और भाई साहब ये बेंड हो गई ऐसे, यानी कि सन अपने को कभी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में सन जो है वो सेट हो चुका है, लेकिन अपने को स्टिल वहां पे दिख रहा है, यानी कि डिले करेगा अपने काम में, हाँ या ना? यानी कि ये हुआ डिलेड सनसेट। क्या हुआ बेटा? डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, ये होती है आपकी कहानी। ओके सर, अब सेशन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सेशन नंबर 5 की तरफ क्या है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये कहता है बच्चों, तो पहले स्कैटरिंग टर्म को समझते हैं। किसको टर्म को समझते हैं बच्चों? स्कैटरिंग को। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, प्रोपागेशन। क्या होना? प्रोपागेशन। ओके, तो बच्चों ये होता है कि एक हमारे पास होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या होते हैं बेटा? कोलाइडल पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स जिसकी जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, उसको हम कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या कहते हैं बच्चों? कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर ये छोटे छोटे जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, लाइट उससे जब टकराती है तो चूर चूर नहीं होती, ठीक है। लाइट जब इससे टकराती है, ठीक है, तब ये हर एक डायरेक्शन के अंदर स्प्लिट कर देती है, स्कैटरिंग कर देती है। क्या कर देती है बच्चों? स्कैटर्ड कर देती है। बेसिक सी टर्म समझ में आई कि स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। The scattering of light is one of the most important physical phenomena in our life. When a beam of light passes through a medium, a part of it appears in the direction of other than the incident in the direction. This phenomena is called the scattering of light. The particle of the medium should be comparable in the size of the wavelength of the light. तो देखो बच्चों, ये 100 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर कंपेरेबल होना चाहिए, किससे? अपनी जो लाइट की वेवलेंथ है उससे। तो ये हो रहा है, हाँ सर, इससे ही होगी। 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक की ही जो वेवलेंथ के पार्टिकल्स होते हैं, या तो उससे थोड़े ज्यादा, उससे ही लाइट स्कैटर्ड होती है। ओके, एंड इज गेट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, और लाइट हर एक डायरेक्शन के अंदर फैल जाती है। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि हमारे पास स्कैटरिंग तो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैटरिंग होता है, एक होता है रेले स्कैटरिंग, एक होता है मी स्कैटरिंग, और एक होता है रमन स्कैटरिंग, जिनको नोबेल प्राइज मिला था इसके ऊपर। रमन, सीवी रमन, ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन जी को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था ये थियरी के ऊपर, रमन स्कैटरिंग के ऊपर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का स्कैटरिंग दिखाया था। किसका स्कैटरिंग दिखाया था बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स का स्कैटरिंग दिखाया था। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ रेले स्कैटरिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेले स्कैटरिंग। ये बहुत सारी इसकी फिर नॉलेज है, थोड़ा बहुत इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेले क्या होता है, मी क्या होता है, तो ये सारी चीजें अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो स्कैटरिंग को अफेक्ट करते हैं। तो पहले तो साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज कितनी है पार्टिकल की वो दिखानी पड़ती है। और दूसरा होता है वेवलेंथ, कंपेरेबल होनी चाहिए 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ये होनी चाहिए वेवलेंथ। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। यहाँ पे क्या होता है कि स्कैटरिंग को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ये रिले इक्वेशन है, ये क्या है बेटा? रिले का स्कैटरिंग इक्वेशन। I is directly proportional with 1 upon lambda raised to 4. Either you can say I is inversely proportional with wavelength, यानी कि जिसकी वेवलेंथ छोटी उसका स्कैटरिंग ज्यादा,
जिसकी वेवलेंथ छोटी उसका स्कैटरिंग ज्यादा। तो सर हमारे पास विबग्योर कलर है, मैंने बोला है, इसके अंदर जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है। बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो जब इसके अंदर वायलेट और इंडिगो की वेवलेंथ छोटी है फिर भी अपने को आसमान क्यों ब्लू कलर का दिखता है? क्योंकि वायलेट और इंडिगो हमारे सेंस में नहीं आते, ह्यूमन आई उसको बहुत कम सेंस कर पाती है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बचता है ब्लू कलर। इसीलिए बेटा जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है, तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज हायर फॉर द लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है। ओके, ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई, चलो जो चीज चाहिए थी वही आप लोगों मैंने समझा दी। द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स and gas molecules. During the daylight, the sun rays makes the near normal incident on the earth surface, and यहाँ पे होता है रेले स्कैटरिंग, जिसकी वेवलेंथ छोटी उसका स्कैटरिंग ज्यादा। ठीक है, वेवलेंथ जिसकी छोटी उसका स्कैटरिंग ज्यादा। तो हमें पता चल गया कि सर ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है उसका अपीयरेंस ज्यादा दिखता है, दैट्स व्हाई इट सेज द रेले स्कैटरिंग। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेले स्कैटरिंग। अब बात आती है बेटा किसकी? रेड अपीयरेंस ऑफ द सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। ओके, अब ये चीज समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सन जो है सेट होती वक्त और जब रेज होता है तब अपने को रेड कलर का क्यों दिखता है, उसके पीछे का रीजन समझो। ये अर्थ है और ये यहाँ पे मान लो सन है। क्या है? सन है। तो मान लो कि जब बेटा यहाँ पे अपना इंडिया है, ठीक है, इस साइड पे अपना क्या है? इंडिया है। तो सन एक्चुअल में अभी हमारे सामने ही है, यानी कि 12 बजे होंगे, हाँ या ना? अब सन धीरे धीरे क्या हो रहा है? सेट हो रहा है नीचे की तरफ। तो अपने को लगेगा कि सर अंधेरा आने लगेगा। तो जब ये सन सेट होता है उसका मतलब ये है कि सन हमारे से दूर जा रहा है। सन हमारे से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। और एक बात बताओ, सबसे 7 कलर्स के अंदर किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? किसका लेमड़ा ज्यादा है, रेड का या ब्लू का? किसका है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, रेड का या ब्लू का? द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज शुड हायर कंपेयर टू द ब्लू कलर। यानी कि दूर तक कौन कलर पहुंच सकता है? रेड कलर पहुंच सकता है। इसीलिए जब सन रेज होता है, सन रेज वक्त बेटा हमारे पास क्या होता है? सन बहुत दूर होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे सन रोटेट होता है ना। सन रोटेट नहीं होता, अर्थ रोटेट होती है, ठीक है क्या आप भी? तो सन तो यहाँ पे अर्थ इससे बेटा क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। तो मान लो कि अर्थ जो है उससे दूर जा रही है, यानी कि ऐसे घूमती भी है ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सन से अर्थ दूर है दैट मींस ऐसी वेवलेंथ आएगी जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो रेड कलर आती है। तो सन रेज और सनसेट के वक्त हमारे जो सन भाई साहब है वो हमारे से दूर जाते हैं, सूरज दादा, ठीक है। तो उसी के लिए रेड कलर हमारे पास पहुंचता है। ये सारे पीवाई क्यूज है जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। वाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड? ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं, ठीक है, आप इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो यू कैन टेक दिस, ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन समझना। जब मान लो फोगी एनवायरनमेंट है, कैसा एनवायरनमेंट है? फोगी एनवायरनमेंट है, और मान लो कहीं पे डेंजर सिग्नल लगा हुआ था, तो फोगी एनवायरनमेंट के अंदर जो ब्लू कलर होंगे, फिर येलो कलर होंगे, ये सारे नहीं दिखते, रेड कलर ज्यादा यूज होता है। द रीजन इज वॉट कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है या बड़ी होती है? वेवलेंथ बड़ी है इसकी, ठीक है। और वेवलेंथ अगर बड़ी होती है तो इसका स्कैटरिंग कम होता है, यानी कि ये कम फैलता है। तो बेटा यहाँ पे अगर डस्ट पार्टिकल ज्यादा हुए तो ये अगर कलर फेल गया तो बच्चा यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं, डेंजर सिग्नल। इसलिए ये कलर इतना ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होता है, दैट्स व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड कलर। क्लियर हुआ बच्चों? आया ना? व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क टू एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस? बिकॉज देयर इज नो मोलिक्यूल जो लाइट को क्या करवा सके बच्चों? स्कैटर्ड करवा सके, ठीक है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट को ब्लैक कलर का दिखता है। एज वी नो देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस, सो देयर इज नो पार्टिकल व्हिच कैन बी स्कैटर्ड द लाइट, hence no scattering takes place, and astronauts see up in the sky, they see the vacuum in the space, no light enters in the astronaut's eye, and hence the sky appears dark, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे तो सिर्फ वैक्यूम ही दिखता है। एक्सप्लेन द व्हाइटिश कलर ऑफ क्लाउड्स। ओके, नाउ ये चीज थोड़ी अलग है। व्हाइटिश कलर क्लाउड्स किस तरह के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। किस तरह के होते हैं बता बच्चा? व्हाइट कलर के होते हैं। द क्लाउड कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो वाटर ड्रॉपलेट्स रहती है क्लाउड्स के अंदर, हाँ या ना? आइस पार्टिकल्स एंड द डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, और उस सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। और बच्चा इसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, या तो इसके अंदर जो आइस क्यूब्स है, या तो आइस के पार्टिकल्स है, या तो डस्ट पार्टिकल है, उसकी साइज बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट।
और जब ऐसा होता है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्या, कि जो लाइट है वो इक्वली स्कैटर्ड होती है। क्या होती है बच्चों? इक्वली स्कैटर्ड होती है। रेड कलर भी सेम, वायलेट भी सेम, यहाँ पे सब सेम। और यहाँ पे बच्चा क्या बन गई, फंटी जो है वो फेरारी बन गई, ठीक है, सबकी स्पीड सेम हो गई। और उसी के लिए बेटा हमने देखा कि क्लाउड में से व्हाइट लाइट ही दिखता है, मतलब कि सभी कलर की स्पीड सेम होती है। डिस्पर्जन का रीजन क्या है, मुझे बता सकते हो? डिस्पर्जन का रीजन ये है कि 7 कलर्स में हर एक की स्पीड चेंज हो जाए। अगर मान लो सभी की स्पीड सेम है तो कोई डिस्पर्जन ही नहीं हो रहा है। अरे आया कि नहीं आया? हाँ, तो फिर व्हाइट ही क्लाउड दिखेंगे। और लास्ट में होता है हमारा टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट, यहाँ पे चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो बेसिकली टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशंस को फाइंड करने की एक मेथड है। क्या बच्चों? ट्रू सॉल्यूशंस को फाइंड करने की एक मेथड है, जिसको केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा यूज होता है। 9th स्टैंडर्ड के आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में ये आपने पढ़ा हुआ है। The Tyndall phenomena is a light scattering effect in a colloidal dispersion that seems set to exhibit to light real solution। तो यहाँ पे हम रियल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और एक थोड़ा वर्चुअल सॉल्यूशन भी फाइंड करते हैं। तो रियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चों, कि आप देखो लाइट कहीं पे भी स्कैटर्ड नहीं होगी, वाटर में डाली सीधी निकल गई, तो ये एक हमारा रियल सॉल्यूशन होता है। ये हमारा क्या होता है? एक रियल सॉल्यूशन। लेकिन मान लो ऐसा ना हुआ तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ये रियल सॉल्यूशन नहीं है। ये रियल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा से ज्यादा स्कैटर्ड हो रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इज इफेक्ट, दिस इज नॉन ए टिंडल इफेक्ट, जहां पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल से लाइट टकरा के हर एक जगह पे ज्यादा फैलेगी। The dispersion of light as a light beam travels through a collider is known as the Tyndall effect. The Tyndall effect occurs when the light beams are focused a particle in a collider. Tyndall effect जब बेटा कब फॉर्म होती है? When the light beams are focused at the particles in the collider. This effect may be seen in all colloidal solution, including certain very tiny suspension. As a result, it may be used to determine if a particle solution is colloid. तो ये चीज हमको ये बताती है कि पार्टिकल जो है इसमें है क्या नहीं है, ठीक है। अगर पार्टिकल होगा तो ज्यादा स्कैटर करेगा, अगर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो सीधी सीधी निकल जाएगी। यहाँ पे आपको कलर्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा क्या, आपकी टिंडल इफेक्ट। The light is dispersed when it collides with the collided particles. It diverges away from its usual path, which would be straight line. ठीक है, तो ये अपने पाथ से भटक जाएगी और हर एक पार्टिकल से टकराएगी और यहाँ पे ग्लो करेगा। बट यहाँ पे ग्लोनेस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं है स्कैटर्ड होने के लिए। इसको मैं एस्ट्रोनॉम में ये भी समझा सकते हैं ना, कि पूरा वैक्यूम में तो लाइट जो है वो यहाँ पे ग्लो ही नहीं कर पाएगी। वो लाइट स्कैटर्ड ही नहीं हो रही है तो कैसे ग्लो करेगी, ठीक है ना। तो ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे होता है खत्म। नाउ दिस द टाइम फॉर योर डाउट्स, सो लेट्स सॉल्व योर डाउट्स। यस बच्चा पार्ट, चलिए बताइए। आज तो है थोड़े बहुत। तनय जी, अब मैं अब सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। इफ यू हैव डाउट्स सो ओके। यस बेटा। सर, यस। अगर वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह एक्ट करता है तो हम्म। प्रिज्म की साइड व्हाइट लाइट के मतलब लाइट के जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब जहां से इनसे एंटर कर रही है उसके ऑपोजिट नहीं जानी चाहिए लाइट। बेटा वहां पे अपने को मैंने एक चीज बताई थी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसमें से 7 कलर्स बाहर निकलने चाहिए। यस और नो, यही क्वेश्चन है ना आपका, कि उसी साइड से बाहर निकलने चाहिए। अगर बेटा उसी साइड से बाहर निकलते तो वो रेनबो बनता ही नहीं। रेनबो को बनने के लिए 4 कंडीशन चाहिए। पहला रिफ्रैक्शन, देन आफ्टर डिस्पर्जन एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब वो बाहर निकल रहे थे तो हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। जैसे कि ये पानी आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये पानी है, ये सरफेस की पानी की है। यहां से मैं नीचे था, वाटर में था, ऊपर हवा थी। तो मैंने क्या किया, यहां से नीचे से टॉर्च फेंकी, लाइट यहाँ पे आई और रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल गई। हाँ सर। मैं धीरे 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 इस लाइट को ऐसे करते गया तो लाइट क्या आई, एक टाइम आया जहां पे लाइट ऐसे आई और पूरे पूरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। हाँ या ना, ये समझ में आया? तो यहाँ पे जो एंगल बना होगा, बाहर आई नहीं, एक एंगल पे ये ऐसे क्या बना रही है, ऐसे ऐसे शेप बना रही है, जाई ये आ गई। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ऐसा एंगल जहां पे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो बच्चा जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है तो वहां पे क्रिटिकल एंगल फॉर्म होता है और उसी क्रिटिकल एंगल की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है।
और इसीलिए वो बाहर आती है। बेसिकली हमारे पास एक सेकेंडरी रेनबो भी होता है, अंदर ही अंदर 2 बार रिफ्लेक्शन हो जाता है। एक बार तो गया वापस आ गया, बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मेरे को अभी नहीं बताना, सिर्फ एनसीईआरटी में आपको बताना है कि उसमें बताया है कि स्पेशल कंडीशन के अंदर आपको सेकेंडरी रेनबो भी दिखता है। वो स्पेशल कंडीशन क्या होती है कि अंदर ही अंदर 2 बार रिफ्लेक्शन हो जाना। यहाँ पे ड्रॉप था, यहाँ पे लाइट आई, टकराई, वापस यहाँ पे टकरा के बाहर निकली। तो ऐसे रेनबोज उस तरफ बनते हैं जो आप बोल रहे हो ना कि बाहर निकल जाए, तो वो सेकेंडरी रेनबो में होता है, जहां पे रेड कलर 45 डिग्री पे होता है और वायलेट कलर 57 डिग्री पे होता है। एंगल नहीं आते काम में, ठीक है, बस बोल रहा हूँ। आई होप योर डाउट्स इज क्लियर। सर प्लैनेट स्कैटरिंग एक बार समझा दो। हाँ मैं समझा देंगे। हम्म। प्लैनेट स्कैटरिंग नहीं, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, ये था क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में ये है कि बच्चा मान लो कि हमारी अर्थ है, आसपास में प्लैनेट्स है, स्टार्स हमारे से बहुत दूर है, बहुत दूर। प्लैनेट हमारे से नजदीक होते हैं, तो प्लैनेट कोई एक्सटेंडेड सोर्स नहीं है लाइट का, ये चीज याद रखनी है, प्लैनेट में कोई लाइट नहीं होती। दूसरी चीज अपने को ये याद रखनी है बेटा कि अगर मान भी लेते हैं कि प्लैनेट जो है वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, मान रहे होते नहीं, और हम ऐसा मान रहे हैं कि प्लैनेट्स के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्स भर दिए, और जैसे ही स्टार भर दिए, एक स्टार, एक सन ही इतनी ज्यादा एनर्जी दे रहा है। अगर मैंने 100 सन भर दिए जुपिटर के अंदर तो कितनी एनर्जी देगा, बहुत ज्यादा। अगर बेटा उसके सामने देखोगे आप देख ही नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा लाइट होगी, तो ये नलीफाई कर देता है। तो आपके तरफ आंख में आने वाली लाइट जीरो ही है, क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे हो उसको, आंख ही नहीं खोल पा रहे हो, तो वो नलीफाई हो गया। क्या हो गया? नलीफाई हो गया। और उसी की वजह से हम बोलते हैं बेटा कि जो स्टार्स है, ठीक है, वो हमारे से दूर है, प्लैनेट ट्विंकल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लैनेट एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, और ये हमारे से बहुत नजदीक है, स्टार्स हमारे से बहुत दूर होते हैं। और अगर मान भी लेंगे, इफ वी कंसीडर दैट द प्लैनेट इज अ कलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टार्स, and then it's nullify its effect, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, तनय।